आज बिंतिया को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। इसी डर से बिंतिया दौड़कर सुमित्रा के घर जाकर छुपी हुई है। सुमित्रा बिंतिया के दूर के रिश्ते की बहन है। सुमित्रा की माँ कौशल्या देवी बिंतिया के पिता रामचरण की चचेरी बहन है। इधर बिंतिया की माँ जानकी पूरे घर में बेटी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो रखा है। ठीक उसी समय लड़के वालों के लिए खरीदी हुई मिठाइयां लेकर घर लौटा रामचरण। पत्नी का ऐसा उग्र रूप देखकर उसने कहा, क्या हुआ जानकी, तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? किस पर सुबह सुबह इतना बिगड़ रही हो? जानकी की आवाज से जैसे आग बरस रही हो। किस पर और बिगड़ूंगी? तुम्हारी गुनी बड़ी बिटिया के अलावा ये जानकी और किस पर बिगड़ेगी? मिठाइयां पत्नी के हाथ में थमाकर रामचरण जरा हंसा। तो फिर क्या किया मेरी बड़ी बिटिया ने? सुबह से ही न जाने कहां जाकर बैठी है। सुबह मैंने उसे कहा था थोड़ी देर में तुझे लड़के वाले देखने आएंगे। कौवे के घोंसले जैसे बाल बना रखे हैं, दिन भर आवारागर्दी करती धूप में घूमती रहती है, रंग जलकर राख हो गया है। कितना समझाए कि सुबह सुबह थोड़ी कच्ची हल्दी पीसकर मल ले और नहा ले, साथ में सिर में थोड़ा शैम्पू रगड़ देती हूँ, पर मेरी सुनता कौन है। सुबह सुबह चली गई गांव में मटर गश्ती करने। रामचरण ने थोड़ी भौहें सिकोड़कर कहा, क्या हमसे कोई गलती हो रही है जानकी? वह अगर अभी शादी नहीं करना चाहती तो जबरदस्ती शादी कराना क्या ठीक होगा? उम्र भी तो ज्यादा नहीं है, बताओ। मुंह चिढ़ाकर जानकी बोली, उम्र ज्यादा नहीं है? 20 पार करके 21 की होने आई है। इतनी बड़ी ढांग बेटी को उसका बाप अभी भी गोद में बिठाकर रखना चाहता है। रामचरण चुप हो जाता है। जानकी जो ठीक समझेगी वही करेगी, किसी की बात नहीं सुनेगी। रामचरण को बस अपनी बेटी के लिए बुरा लगता है। बहुत दुलारी बेटी है उसकी बिंतिया। दोपहर ढलने को आई, अभी तक बिंतिया का कोई पता नहीं है। जानकी का मिजाज लगातार और खराब होता जा रहा है। किस किस तरफ ध्यान देवा? इधर लड़के वालों के लिए नाश्ता बनाना पड़ रहा है, अब अगर बेटी को भी ढूंढने जाना पड़े तो बाकी काम कौन करेगा? अचानक जानकी को खबर मिलती है कि लड़के वाले शायद रवाना हो चुके हैं। उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा। बेटी का अभी तक अता पता नहीं है। उसे लाकर नहलाना है, धुलाना है, तैयार करना है। जानकी साड़ी का पल्लू सिर पर संभालते हुए घर से निकल पड़ी। उसे न जाने क्यों लग रहा है कि बिंतिया सुमित्रा के वहीं है। सुमित्रा के घर पहुंचकर जानकी ने देखा कि सुमित्रा की मां कौशल्या घर के आंगन में बैठी बाल बना रही है। जानकी को देखकर कौशल्या ने थोड़ा मुस्कुराते कहा, अरे जानकी भाभी, कितने दिनों बाद दिखाई दी हो। इधर आना तो भूल ही गई हो तुम। ताना उल्हाना भरी बातें उस समय जानकी को अच्छी नहीं लग रही थी। दबे हुए गुस्से के साथ उसने कहा, क्या बिंतिया तुम्हारे यहाँ है ननन जी? कौशल्या थोड़ा हिचकिचाई। उनकी भतीजी ने उनसे कहा था कि वह किसी भी हाल में अपनी मां के सामने ये कबूल न करे कि वह इस घर में है। देखो ननन जी, अब भी के अब भी उसे बाहर निकालो, बता रही हूं। छिपकर कब तक रहेगी वह? अरे भाभी, गुस्सा क्यों कर रही हो? छोटी बच्ची है, शादी ब्याह की बातें इतना समझती है क्या? और तुम लोग भी इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो, समझ नहीं आ रहा। उम्र भी तो इतनी ज्यादा नहीं हुई है। अगर शादी ना करके पढ़ाई करना चाहती है तो करने दो ना। क्रोध से फट पड़ी जानकी। यह सुमित्रा और उसकी मां मिलकर ही उसकी बेटी का दिमाग खराब कर रही है। ननन जी, तुम्हें एक बात कहती हूं, कान खोलकर सुन लो। तुम अपनी बेटी को विद्या की देवी बनाओ या जज बैरिस्टर बनाओ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेटी की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी को उतना पढ़ाकू नहीं बनाना चाहती। बहुत अच्छा रिश्ता मिला है इस बार। बाजार में लड़के के 5-5 दुकानें हैं, अपनी जमीन जायदाद है, पक्का आंगन है। ऐसा रिश्ता मैं किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने दूंगी। अगर लड़की उन्हें पसंद आ गई तो बहुत जल्द शादी का झंझट निपटा दूंगी। यह कहकर कौशल्या को और कुछ बोलने का मौका दिए बिना दनदनाती हुई कमरे के अंदर घुस गई जानकी। कौशल्या उस तरफ देखते हुए एक छोटी सी ठंडी सांस भरकर रह गई। कमरे के अंदर बैठी बिंतिया मां की सारी बातें सुन रही थी। सुमित्रा उसका हाथ थामे बैठी थी। मां को अंदर आते देख बिंतिया खड़ी हो गई। वह बहुत डरी हुई थी।
सुमित्रा के हाथ से अपनी बेटी को छुड़ाकर जानकी उसे घसीटते हुए अपने घर की तरफ ले चली। सुमित्रा उदास मन से आकर कौशल्या के पास बैठ गई। बिंतिया तो डर के मारे मरी जा रही थी। मां कहीं फिर से मारेगी तो नहीं। लेकिन जानकी ने बिंतिया से कोई बात नहीं की। सीधा नल पर ले जाकर बेटी के सिर पर शैम्पू लगाना शुरू कर दिया। दिसंबर का महीना आधा बीत चला था। गांव में अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी थी। ऊपर से दोपहर भी ढलने को थी। नल के ठंडे पानी से बिंतिया जमी जा रही थी। रह रहकर कांप उठती, लेकिन मां के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। दूर बैठकर रामचरण सब देख रहा था। एक पल में उठकर आया और जानकी से बोला, ये क्या हो रहा है जानकी? लड़की को क्या मार ही डालोगी तुम? देख रही हो कांप रही है ठंड से। बहुत नहा लिया, अब और जरूरत नहीं है। बिंतिया बेटी उठ, आ तो मेरे साथ। जानकी ने आंखें लाल करके पति की तरफ देखा और बोली, लड़की सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। इसका भला बुरा मैं भी समझती हूँ। इतना दर्द जताने की जरूरत नहीं है। जाओ यहां से, जाओ कह रही हूं। रामचरण चिढ़कर वहां से चला गया। ठंड से थर थर कांप रही थी बिंतिया। मां गमछे से उसके बालों को रगड़ रगड़ कर सुखा रही थी। अच्छी तरह सुखाने के बाद जानकी ने बिंतिया को एक कड़क सूती साड़ी पहना दी। दुबले पतले शरीर पर वह कड़क साड़ी बेदब सी लग रही थी। गीले बालों पर ही पल्लू ढककर जानकी कमरे से बाहर निकल गई और बिंतिया ठंड से ठक ठक कांपती रह गई। लगभग 20 मिनट बाद लड़के वाले बिंतिया के घर आ पहुंचे। लड़का खुद नहीं आया था, उसके माता पिता, चाचा और चाची आए थे। रामचरण ने उनके बैठने का इंतजाम किया। जानकी भी भाग भाग कर काम कर रही थी। इतने बड़े लोग हैं, मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए। रामचरण ने सादगी से मुस्कुराते कहा, आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? लड़की का बाप भौहें सिकोड़कर आस पास देख रहा था। शायद उन्हें ये घर पसंद नहीं आया था। लड़के के चाचा ने किसी तरह कहा, नहीं वैसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा आप लोग तो आ गए, पर लड़का नहीं आया? लड़की की मां ने ऐठ कर कहा, अरे मेरे बेटे के पास क्या इतना टाइम है? बड़ा बिजी आदमी है वह। हमारी पसंद ही उसकी पसंद है, हमारे आगे वो कुछ नहीं बोलता। फिर भी लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेते तो अच्छा रहता, रामचरण ने कहा। तभी जानकी ने कड़क नजर से उसकी तरफ देखा तो रामचरण चुप हो गया। जानकी उनके सामने कई तरह के नाश्ते लाकर रख दी, लेकिन वे लोग उन चीजों को छू भी नहीं रहे थे। लड़के के बाप ने एक पल में कहा, बिटिया को बुला लाते तो अच्छा होता, इतने इंतजाम की कोई जरूरत नहीं थी। जानकी बिंतिया को लाने कमरे के अंदर चली गई। उसे देखते ही जानकी का मिजाज और खराब हो गया। लड़की को जिस तरह बिठाकर गई थी वह बिल्कुल वैसी ही बैठी हुई थी। मुंह पर जरा सा फेस पाउडर तक नहीं लगाया था। मन तो कर रहा था खींच कर एक थप्पड़ लगा दे, लेकिन नहीं, इस वक्त दिमाग गर्म करना ठीक नहीं होगा। खुद ही थोड़ा सा पाउडर लेकर बेटी के मुंह पर मल दिया जानकी ने। पल्लू सिर पर ढककर उसे बाहर ले आई। बाहर आते ही लड़के वालों के सामने रखी कुर्सी पर धप से बैठ गई बिंतिया। इस पर लड़के के माता पिता काफी चिढ़ गए और आंखें सिकोड़कर बिंतिया की तरफ देखने लगे कि कैसी बदतमीज लड़की है, एक प्रणाम तक नहीं किया। लड़की की चाची थोड़ी नरम स्वभाव की महिला थी। उन्होंने मीठा मुस्कुराते हुए कहा, वाह बड़ी प्यारी दिखती है बिटिया, बिल्कुल लक्ष्मी की मूरत। हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बिंतिया ने धीरे से कहा, बिंतिया। वाह बहुत ही सुंदर नाम है। वह और भी कुछ कहने वाली थी कि उन्हें रोकते हुए लड़की की मां बोली, जरा थोड़ा चलकर दिखाओ तो बिंतिया। बिंतिया तो जैसे आसमान से गिरी, आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, आंखें फोड़कर बैठी हो क्या अम्मा? चलकर ही तो आई हूं तुम्हारे सामने, उड़कर तो नहीं आई। पल भर में अपमान और गुस्से से सबका मुंह काला पड़ गया और जानकी फटी फटी आंखों से बेटी की तरफ देखने लगी। ये क्या सत्यानाश कर दिया इस कलमुही ने। लड़के का बाप चिल्लाकर बोला, कैसी अशिष्ट लड़की है, कोई तौर तरीका नहीं सिखाया इसे, बड़ों से कैसे बात की जाती है। बिंतिया काफी हैरान हुई। वह तो हमेशा ऐसी ही बात करती है, उसने क्या ऐसा गलत बोल दिया? रामचरण हिचकिचाते बोला, इसकी गलती हो गई है, माफ कर दीजिए इसे, असल में अभी बच्ची है, समझ नहीं पाई। लड़के की मां ने मुंह चिढ़ाकर कहा, बच्ची है? इतनी बड़ी ढांग बेटी को आप बच्ची कहते हैं? इस उम्र में तो मैं गृहस्थी में आ गई थी, घर गृहस्थी का सारा काम करके सास ससुर की सेवा की है,
ऐसी बदतमीजी कभी नहीं की। लड़के के चाचा ने मामला शांत कराने के लिए कहा, रहने दो ना भाभी, गलती हो गई उससे, अब और कुछ मत कहो। अरे रहने दो देवर जी, जिसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है उसे अब और क्या बात करना बाकी रह जाता है। चलो उठो सब। यह कहकर सब खड़े हो गए। जानकी तो लगभग रो ही पड़ी। किसी तरह रोते स्वर में बोली, आप लोग मत जाइए, इसकी गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। रामचरण भी सिर झुकाए खड़ा रहा, लेकिन उन लोगों ने एक न सुनी। दंदनाते हुए घर से बाहर निकल गए। बिंतिया को मन ही मन बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन डर भी लग रहा था। माम न जाने क्या करेगी, कहीं मार ही न डाले। जानकी दौड़कर रसोई घर में चली गई। बिंतिया डरते डरते आकर अपने बाप के पीछे छिप गई। उसका मानना था कि इस आफत से बस उसके बापू ही उसे बचा सकते हैं। जानकी खाना पकाने वाला गरम चिमटा लेकर बाहर निकली। बिंतिया की तो डर के मारे जान ही निकलने को हो गई। चिल्लाकर जानकी बोली, छोड़ दो उसे बिंतिया के बापू, आज या तो इसकी खैर नहीं या तो मेरी, मार ही डालूंगी इसे आज। रामचरण समझ गया कि मामला बिगड़ चुका है। उसने एक हाथ से पीछे बेटी को छिपाते हुए कहा, अरे कर क्या रही हो जानकी, पागल हो गई हो क्या? बच्ची से गलती हो गई, नादान है, तो क्या इस बात पर उसे मार डालोगी? तुम एक शब्द मत बोलना, तुम्हारी ही शय पाकर बेटी का आज ये हाल हुआ है। इसके सिर चढ़ाने का ही नतीजा है। इसकी उम्र की बाकी लड़कियां शादी करके घर संभाल रही है और ये अभी भी नादान बच्ची बनी फिरती है। शादी की उम्र क्या निकली जा रही है? ये रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, 1000 रिश्ते आएंगे। रामचरण बोला, हाँ 1000 रिश्ते आएंगे, नहीं तो कद्दू। उम्र भीतर ही भीतर बढ़ती जा रही है, उसका होश है तुम्हें? और इसके पीछे जो तुम्हारी 2 बेटियां और हैं, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है तुम्हें। उनकी शादी नहीं करनी है क्या? पैदा तो 3 बेटियां कर दी हैं। तुम एक शब्द मत बोलो, छोड़ो, बता रही हूं उसे, छोड़ो। रामचरण ने हाथ के इशारे से पीछे से बेटी को भाग जाने को कहा। बापू का शय पाते ही बिंतिया की खुशी का ठिकाना न रहा। एक दौड़ में दरवाजे से निकलकर बाहर भाग गई। जानकी पीछे से चिल्लाती ही रह गई। बिंतिया एक ही सांस में दौड़कर पूरब वाले खेत की तरफ आ गई। इस समय अवधेश खेत में ही होता है। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी उसकी अवधेश से। दूर से अवधेश को देखकर बिंतिया मन ही मन मुस्कुराई। अवधेश 22-23 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान था। सांवला रंग धूप में तपकर तांबे जैसा चमकदार हो गया था। गठीला मजबूत शरीर और सफेद चमचमाती दांतों वाली मुस्कान। गमछा कपासी पर बांधकर जब वह कजरी बिरहा गाता तो बिंतिया का मन करता कि बस टकटकी लगाए देखते ही रहे। आज दूर से अवधेश को देखकर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी बिंतिया के दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। अवधेश को भी दूर से बिंतिया दिखाई दे गई। खुशी से उसका मन खिल उठा। इतनी सुंदर क्यों है ये लड़की? अरे बिंतिया, कितने दिनों बाद दिखाई दी हो तुम, कहाँ थी इतने दिन? अवधेश की आवाज में एक अनूठी खुशी थी। लज्जा से लाल हो गई बिंतिया। ऐसे बोल रहे हो जैसे कितना याद करते थे मुझे। अवधेश होठ दबाकर मुस्कुराया। आज बहुत सुंदर लग रही हो बिंतिया। कड़क सूती साड़ी में बिल्कुल लक्ष्मी की मूरत लग रही हो, पर इतना सज धज किसके लिए अचानक? लड़के वाले देखने आए थे मुझे। पल भर में अवधेश के चेहरे पर उदासी छा गई। क्या कह रही हो तुम? पसंद कर लिया उन्होंने तुम्हें? न करने की क्या बात है? क्या मैं दिखने में बुरी हूं इसलिए इतनी खुश हो तुम? अवधेश का गला जैसे रुंध सा गया। बिंतिया दूसरी तरफ मुंह फेरकर दबे मुंह मुस्कुराई। तो तुम्हें इतना बुरा लगने की क्या बात है? तुम समझती क्यों नहीं हो? नहीं समझती, समझाओ। अब समझकर भी क्या करोगी बिंतिया? कुछ दिन में पढ़ाई अमानत हो जाओगी। वक्त रहते तो समझी नहीं। तो क्या ये खबर देने के लिए ही इतने दिनों बाद आई थी तुम बिंतिया? बिंतिया ठहाके मारकर हंस पड़ी। उसकी हंसी देखकर अवधेश को बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखों में लगभग आंसू ही आ गए। उसकी इच्छा थी कि इस बार नया धान घर लाकर बाजार में एक दुकान खोलेगा, 2 कमरे का एक पक्का मकान बनवाएगा और उसके बाद मां के हाथों बिंतिया के घर रिश्ते का पैगाम भिजवाएगा।
लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया और ये निठुर लड़की ये बात बताकर कैसे हंसी जा रही है। हंसो मत बिंतिया, घर जाओ, कुछ दिनों में तुम्हारी शादी है, बाहर इतना मत घूमो। अरे रे, बड़ा गुस्सा आ गया क्या? अवधेश बिना कोई बात कहे दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा रहा। मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हें इतना दुख क्यों होगा? यह तो बताया नहीं। वह सब मैं नहीं जानता। अच्छा गुस्सा मत करो, मैंने शादी तुड़वा दी है। अवधेश ने अविश्वास भरी नजरों से बिंतिया की तरफ देखा। उसे खुशी के मारे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। सच कह रही हो तुम? हाँ। अवधेश को अचानक एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसने बिंतिया के दोनों हाथ थाम लिए। बिंतिया तो सुन पड़ गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ये क्या किया अवधेश ने? कांपती आवाज में बोली, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा तो। मुझसे शादी करोगी बिंतिया? बिंतिया हैरान होकर अवधेश की तरफ देखने लगी। वे दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों ही ये बात जानते हैं, लेकिन किसी ने कभी एक दूसरे के सामने ये कबूल नहीं किया। ये क्या कह रहे हो? बिंतिया ने कहा। तुम हाँ कहती हो कि नहीं बताओ बिंतिया? तुम हाँ कह दो तो मैं अनहोनी को भी होनी कर दिखाऊंगा, देख लेना। बिंतिया को सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। दोपहर ढलकर शाम होने को आई थी। इधर लोगों की आवाजाही भी कम थी। अवधेश एक टक सम्मोहित नजरों से बिंतिया की तरफ देख रहा था। उस नजर को नजरअंदाज करने की हिम्मत बिंतिया में नहीं थी। उसके हाथ पांव थर थर कांप रहे थे। गोधूली की उस सुनहरी धूप में बिंतिया का कुंदन सा रंग और भी दमक रहा था। अवधेश की आवाज में एक अजीब सा नशा था। वह बिंतिया के काफी करीब आ गया। बिंतिया जानती थी कि यह पाप है, लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं हट पा रही थी। अचानक अवधेश से एक भूल हो गई। उसने बिंतिया के होठों को चूम लिया। बिंतिया सुन्न होकर खड़ी रह गई। 2 सेकंड में ये क्या हो गया? होश आते ही अवधेश ने बिंतिया को छोड़ दिया। बिंतिया भी अब तक खुद को संभाल चुकी थी, पर शर्म के मारे अवधेश की तरफ देख नहीं पा रही थी। शाम होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। अभी के अभी घर जाना होगा, वरना आज बापू भी माँ के हाथों से नहीं बचा पाएंगे। सिर झुकाई उसने दौड़ लगा दी। पीछे से अवधेश ने जोर से पुकार कर कहा, कल आना, ठीक इसी वक्त मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बिंतिया शर्म के मारे पीछे मुड़कर देख भी ना सकी। शाम लगभग घिर आई थी। बिंतिया ने साड़ी का पल्लू सिर पर संभाल लिया। गांव के मंदिर से शाम की आरती की आवाज आ रही थी। डर के मारे बिंतिया के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। माँ वैसे ही गुस्से में लाल पीली हो रखी है, ऊपर से इतनी देर हो गई। आज तो माँ मार ही न डाले। बापू घर पर है भी या नहीं, कौन जाने। डरते डरते उसने घर की तरफ कदम बढ़ाए। घर के पास पहुंचते ही बिंतिया के पांव जैसे जमीन में गड़ गए। दूर से ही मनोहर चाचा की कड़क आवाज सुनाई दे रही थी। मनोहर चाचा यूं ही किसी के घर नहीं आते। जिस घर में भी जाते हैं, उस घर के बेटे या बेटी की कोई ना कोई शिकायत लेकर ही जाते हैं। बिना शिकायत के तो वह किसी के दर पर कदम तक नहीं रखते। न जाने आज किसकी शिकायत लेकर आए हैं वह। हाय हाय, अवधेश के साथ उन्होंने देख तो नहीं लिया। डर के मारे हक्की बक्की रह गई बिंतिया। आज सारे शनि दशा उसी के नसीब में लिखे हैं। आज माँ के हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा उसे। बाड़ की दरारों से उसने बरामदे की तरफ झांका। मनोहर चाचा बरामदे में कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके सामने तख्त पर बिंतिया के बापू बैठे थे। जानकी मुंह पर पल्लू ढके एक तरफ खड़ी थी। छी रामचरण भैया, पूरा गांव खराब कर दिया आपकी लड़की ने। शर्म के मारे मेरा सिर कटा जा रहा है। बिंतिया को जितना समझना था समझ आ चुका था। शर्म, अपमान और डर के मारे उसका दिल कर रहा था कि कहीं दूर भाग जाए, लेकिन कहां जाएगी वो इतनी रात को। क्या बात है मनोहर, क्या किया मेरी बिंतिया ने? देखिए रामचरण भैया, आपको बचपन से अपने बड़े भाई की तरह देखा है। आपका कोई नुकसान हो ये मैं कभी नहीं चाहता। आपकी बड़ी बेटी बिंतिया आज पूरब टोले के अवधेश के साथ खुले खेत में बैठकर अय्याशी कर रही थी। पूरब टोले के कई लोगों ने ये देखा है। शर्म के मारे सिर झुका जा रहा है मेरा। बिंतिया की आंखों से छम छम आंसू बहने लगे। ये क्या अनर्थ हो गया। अब क्या करेगी वह? कैसे माँ बाप के सामने मुंह दिखाएगी? मनोहर, तुमसे कहीं समझने में भूल हो रही है।
मेरी बिंतिया वैसी लड़की नहीं है, शायद तुमने किसी और को देख लिया होगा। मनोहर चाचा भड़क गए। अपनी आवाज ऊंची करके बोले, सिर्फ मैंने ही नहीं, और भी कई लोगों ने देखा है ये नजारा। मैंने साफ साफ देखा है आपकी बेटी को लाल रंग की सूती साड़ी पहने हुई थी। रामचरण सिर झुकाकर बैठ गया। जानकी चौखट पर ही बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मनोहर चाचा खड़े हो गए। देखिए, वक्त रहते सावधान करना जरूरी था, सो मैंने कर दिया। बेटी तो आपके मुंह पर जितनी कालिक पोतनी थी पोत चुकी है। अभी भी वक्त है, जल्दी से जल्दी शादी ब्याह करा के बेटी को विदा कर दीजिए। बाद में बात ज्यादा बढ़ गई और गांव के पंचों ने आपको बिरादरी से बेदखल कर दिया, तब समझ आएगा। इसलिए पहले से सावधान करने आया था। ये कहकर दनाते हुए मनोहर चाचा बाहर निकल गए। जानकी बिलक बिलक कर रो रही थी। ये क्या हो गया हमारे साथ, अब हम गांव वालों को मुंह कैसे दिखाएंगे। अरे सब्र करो ना, पहले बिटिया को घर तो आने दो। अभी तक क्यों नहीं आई वह? कहाँ है लड़की? तुम्हारे इसी लाड प्यार की वजह से लड़की को इतनी बेहाई करने की हिम्मत मिली है। उसकी वजह से अगर मेरी बाकी दो बेटियों के रिश्तों में कोई आंच आई तो मैं उसे जिंदा जला डालूंगी। अरे जानकी, ऐसे शाम के वक्त ये क्या बोल रही हो तुम? सिर फिर गया है क्या तुम्हारा? लड़की को पहले आने तो दो। बिंतिया में जैसे हिलने डुलने तक की ताकत नहीं बची थी कि इस मुंह से घर में कदम रखेगी। क्या अवधेश के घर चली जाए? नहीं 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 नहीं, तब तो गांव के लोग बापू और माँ का हुक्का पानी बंद कर देंगे। अब जैसे भी हो घर तो जाना ही होगा। गलती जब उसने की है तो हर्जाना भी उसी को भरना पड़ेगा। किसी तरह सिर झुकाए डगमगाते कदमों से बिंतिया घर लौटी। उसे देखते ही रामचरण और जानकी खड़े हो गए। बिंतिया एक दौड़ में जाकर बापू के सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। रामचरण ने इशारे से जानकी को चुप रहने को कहा। उस रात के बाद जानकी ने बिंतिया को बिल्कुल घर में कैद कर दिया। कमरे के बाहर बरामदे तक में कदम रखने की इजाजत नहीं थी उसे। रामचरण कुछ बोल नहीं पाता, बोलता भी तो क्या, वह कभी कभार बिंतिया के पास जाता था। लड़की बहुत सूख गई थी। पहले जैसी वह चंचलता अब नहीं रही। उदास और गुमसुम पड़ी रहती। माँ के आगे बोलने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी और बोलने लायक मुंह ही कहां बचा था। उधर अवधेश रोज पूरब वाले खेत में उसका इंतजार करता, पर बिंतिया नहीं आती। तो क्या बिंतिया उस दिन की बात से नाराज हो गई है? धत, क्यों उसने उस दिन वह गलती कर दी। इसी उधेड़ बुन में वह दिन रात डूबा रहता। जानकी से अवधेश को बहुत डर लगता था, इसलिए बिंतिया के घर के आसपास जाकर भी उसका हाल चाल पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। वह तो बस उम्मीद में दिन गिन रहा था कि जिस दिन भी बिंतिया आएगी वह उससे माफी मांग लेगा। इसी बीच जानकी पागलों की तरह कोई अच्छा लड़का ढूंढ रही थी। उस दिन का किस्सा पूरे गांव में फैलने से पहले ही वह बेटी की शादी करा के उसे विदा कर देना चाहती थी। अचानक एक दिन जानकी का मौसेरा भाई रमेश उनके घर आया। रमेश लखनऊ में एक सोने चांदी की दुकान में काम करता था। उसने आकर बताया कि वह जिस दुकान में काम करता है उसके मालिक के मंझले बेटे के लिए लड़की ढूंढी जा रही है। वे गांव के एक सीधी सादी कम उम्र की सुंदर लड़की बहू के रूप में चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले उसकी भांजी बिंतिया का ख्याल उसके दिमाग में आया और वह तुरंत गांव चला आया। जानकी के लिए तो जैसे बिना मांगे मुराद पूरी हो गई। इतना बढ़िया रिश्ता। अरे रमेश, क्या वे हमारी बिंतिया को पसंद करेंगे? क्या बात कर रही हो जीजी? बिंतिया बिटिया तो इतनी रूपवती है कि जो भी देखेगा देखते ही पसंद कर लेगा। जानकी खुशी के मारे भगवान को धोख लगाने लगी। इस बार अगर बिटिया की खैर सलियत से शादी हो जाए तो उसे चैन मिले। बहुत जल्द बिंतिया की शादी तय हो गई। बिंतिया को तो कुछ बोलने तक का मौका नहीं मिला। अवधेश से बात करने के लिए वो छटपटा उठी। कैसे अवधेश तक खबर पहुंचाएगी? जानकी उसे किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलने देगी। वह बेचैन होकर पूरे कमरे में टहलने लगती है। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। एक छोटी सी चिट्ठी लिखकर वह अपनी मंझली बहन लाली को देती है। यह बहन अपनी दीदी से बहुत प्यार करती है। चिट्ठी में बिंतिया लिखती है कि उसकी शादी तय हो गई है। अवधेश जल्द से जल्द कुछ करे और फिलहाल अवधेश देर रात उसके कमरे की खिड़की के पास आए, उसे बहुत जरूरी बात करनी है। अवधेश लाली से सारी बात सुनकर और चिट्ठी पढ़कर चिंता से बेहाल हो जाता है। कब रात होगी और कब वह बिंतिया से बात कर पाएगा? समय जैसे
कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने दिनों से बिंतिया उसकी वजह से इतनी तकलीफ झेल रही थी। ये सोचकर ही अपने आप पर गुस्से से अवधेश का मन खुद को खत्म कर लेने का होने लगा। रात थोड़ी गहराते ही एक चादर ओढ़कर अवधेश बिंतिया की खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। ठंड इस बार काफी जमकर पड़ रही थी। डरते डरते वह खिड़की पर थपकी देता है। बिंतिया जैसे अवधेश का ही इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में नींद कहाँ। ये कमरा उसका और लाली का था। लाली काफी देर पहले सो चुकी थी। धीरे से उसने खिड़की खोल दी। अवधेश को देखते ही बिंतिया झाड़ झाड़ रो पड़ी। बिंतिया को रोते देख अवधेश का कलेजा मुंह को आ गया। इन कुछ ही दिनों में बिंतिया का सुंदर चेहरा कैसा हो गया था। अवधेश की अपनी आंखों में भी आंसू आ गए। खिड़की के बाहर से ही उसने बिंतिया का हाथ थामने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो बिंतिया, मेरी ही गलती की वजह से आज ये नौबत आई है तुम्हारी। बिंतिया रोते रोते कुछ बोल नहीं पा रही थी। बिंतिया तुम रो मत, तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा। तुम बताओ क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे बापू के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाऊं? कुछ ही दिनों में नया धान घर लाऊंगा। बाजार में एक दुकान लेने की बात भी सोची है, एक दोस्त के साथ। 2 कमरों का एक पक्का मकान बनवाने की भी इच्छा है। तुम दुखी नहीं रहोगी। कल ही तुम्हारे बापू से बात करता हूं मैं। आंसू पोंछकर बिंतिया बोली, बापू मान भी जाए पर माँ कभी नहीं मानेगी। बहुत बड़े घर में रिश्ता तय किया है मेरे लिए। वह रिश्ता तोड़कर तुम्हारे साथ मेरी शादी के लिए माँ कभी राजी नहीं होगी। निराश हो गया अवधेश। तो अब बताओ क्या करने को कहती हो बिंतिया? वही करूंगा मैं तुम्हारा साथ पाने के लिए। भाग पाओगे मुझे लेकर? चौंक पड़ा अवधेश। चाहे जो हो जाए, किसी की बेटी को भगाकर शादी करेगा, ये उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या सोच रहे हो अवधेश? नहीं कर पाओगे। मैं नमक रोटी खाकर भी तुम्हारे साथ रह लूंगी। कुछ देर चुप रहा अवधेश। बिंतिया उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। ठीक है, अगर हमारी किस्मत में ही लिखा है तो यही सही। तुम सच कह रहे हो ना? कर पाओगे? करके तो दिखाना ही पड़ेगा बिंतिया। भागते ही तुरंत तुमसे शादी कर लूंगा, फिर कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। रंगीन सपनों में खो गई बिंतिया। उसकी आंखें चमक उठी। दोनों ने तय किया कि शादी की रात से एक दिन पहले जब सब सो जाएंगे तब बिंतिया घर से निकल आएगी और फिर सीधे मंदिर जाकर वे शादी कर लेंगे। काफी देर तक सारी योजना बनाने के बाद अवधेश बिंतिया की खिड़की से हट गया। बिंतिया की खिड़की बंद कर लेने के बाद भी अवधेश काफी देर तक उस बंद खिड़की की तरफ देखता हुआ खड़ा रहा। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ गया। बिंतिया की घबराहट बढ़ती जा रही थी। सब कुछ ठीक ठाक तो हो जाएगा ना? भाग तो पाएगी ना वह ठीक से अवधेश के साथ? अगर किसी ने पकड़ लिया तो? किसी भी तरह उसे चैन नहीं मिल रहा था। कल बिंतिया की शादी है। दूल्हे के घर से बहुत सारा नेक शगुन आया है। उनका छोटा सा घर भर गया है। नेक शगुन देखकर बिंतिया की माँ तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। इतने बड़े घर में उसकी बेटी का रिश्ता तय होगा, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आनंद फानंद में शादी निपटानी पड़ रही है, वरना गांव के लोग अगर वे सब बातें बिंतिया के होने वाले ससुराल वालों के कानों तक पहुंचा देंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। शादी तो होगी ही नहीं, उल्टे उनकी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाएगी। इन्हीं सब बातों को सोचकर इतनी हड़बड़ी मचाई गई थी। बिंतिया का ध्यान इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं था। सब कुछ कैसे पूरा होगा, बस इसी की चिंता में वो घुली जा रही थी। घर छोड़कर वो इस तरह कभी नहीं गई थी। बापू के लिए दिल बहुत दुख रहा था और दोनों छोटी बहनों के लिए भी बुरा लग रहा था। माँ के लिए, हाँ, माँ के लिए भी बुरा लग रहा था, लेकिन कोई चारा नहीं था। एक न एक दिन शायद सब मान जाएंगे, तब फिर सबसे मुलाकात होगी। आज रात ही वह भाग निकलेगी अवधेश के साथ। अवधेश भी काफी सोच विचार में पड़ा हुआ था। सब कुछ योजना के मुताबिक होगा तो कहीं कोई अड़चन तो नहीं आएगी। उसने अपने कुछ दोस्तों को इस बारे में बता दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके रहते अवधेश को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वे पूरब वाले मंदिर में मौजूद रहेंगे। अवधेश जैसे ही बिंतिया को लेकर वहां पहुंचेगा, तुरंत शादी करा दी जाएगी। आज शादी से पहली रात है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। घर के सभी लोग थक हार कर सो चुके हैं। आंगन में नेक की पेटियां, नए कपड़े और शादी का सामान सजा रखा है।
बाहर ठंडी हवा बह रही है। बिंतिया खिड़की के पास बैठी है। आज उसकी जिंदगी की सबसे कठिन रात है। एक तरफ अवधेश का हाथ थामकर नई जिंदगी के सपने हैं, तो दूसरी तरफ बापू का चेहरा बार बार आंखों के आगे तैर रहा है। बापू का ख्याल आते ही बिंतिया की आंखें भर आई। बापू ने कभी उसे दुख नहीं देना चाहा, हमेशा माँ के गुस्से के आगे ढाल बनकर खड़े रहे। उसी बापू को बिना बताए वह चली जाएगी। तभी उसे ख्याल आया, उसकी अपनी जिंदगी भी तो उसकी अपनी है। क्या पूरी उम्र बस डर और दूसरे के फैसले मानकर ही बिता देगी? रात गहरी होते ही बिंतिया धीरे से उठ खड़ी हुई। छोटी बहन लाली सो रही थी। उसके चेहरे की तरफ देखकर बिंतिया का कलेजा कांप उठा। धीरे से बहन के सिर पर हाथ फेरा। अच्छी तरह रहना रे। आंसू पोंछकर वह जैसे ही कुंडी खोलने लगी, ठीक तभी पीछे से कांपती हुई आवाज सुनाई दी। कहाँ जा रही हो दीदी? बिंतिया चौंक कर पीछे मुड़ी। लाली उठकर बैठ गई थी। तू जग रही है? लाली उठकर आई और दीदी का हाथ थामकर बोली, तू चली गई तो बापू को बहुत दुख होगा दीदी। माँ गुस्से में बहुत कुछ कह देती है, लेकिन तेरे चले जाने से ये घर सूना हो जाएगा। बिंतिया चुप रही। लाली ने फिर कहा, और अवधेश भैया अगर सच में तुझसे प्यार करते हैं तो वह तुझे इस तरह छिपकर नहीं ले जाएंगे। वह बापू के पास आकर तुझसे शादी की बात करेंगे। ये बातें बिंदिया के कलेजे में जाकर लगी। सच्ची तो क्या प्यार सिर्फ भाग जाने का नाम है, या फिर इज्जत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का नाम? ठीक तभी बाहर से हल्की सी आहट हुई। अवधेश आ गया था। बिंदिया खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अवधेश को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अवधेश समझ गया कि बिंदिया की आंखों की भाषा बदल चुकी है। क्या हुआ बिंदिया, तुम नहीं आओगी? बिंदिया रोते रोते बोले, मुझे नहीं पता अवधेश, लेकिन इस तरह गई तो बापू से कभी आंखें नहीं मिला पाऊंगी। अवधेश कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, तुम ठीक कह रही हो। मैं प्यार के नाम पर तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं कल तुम्हारे बापू के पास जाऊंगा और इज्जत के साथ तुम्हारा हाथ मांगूंगा। बिंतिया हैरान होकर देखने लगी। लेकिन माँ? अवधेश ने गहरी सांस भरी। माँ गुस्सा होंगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, पर सच्चा रिश्ता छुपाकर नहीं रखा जाता। उस रात बिंतिया ने पहली बार सुकून से आंखें मूंदी। अगली सुबह शादी की तैयारियां चल रही थी। जानकी व्यस्त थी। उसके चेहरे पर खुशी भी थी और कहीं ना कहीं एक अनजाना डर भी। अचानक आंगन में अवधेश को देखकर सब ठिठक गए। जानकी का चेहरा कड़ा पड़ गया। ये लड़का यहाँ क्यों आया है? रामचरण हैरान होकर देख रहा था। अवधेश ने सिर झुकाकर कहा, काका, मुझे एक बात कहनी थी। जानकी ने तीखी नजर से देखा। वह अब और कोई बात नहीं सुनना चाहती। रामचरण ने हाथ उठाकर रोका। जानकी, पहले सुन तो ले। अवधेश बोला, मैं बिंतिया से प्यार करता हूं, लेकिन मुझसे गलती हुई थी। मैं इसे भगाकर ले जाने की सोच रहा था। अब समझ आया कि वह सही नहीं था। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से इसकी जिंदगी में आना चाहता हूं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रामचरण की आंखें भर आई। जानकी गुस्से से कांपते हुए बोली, मेरी बेटी के लिए मैंने बड़ा घर देखा है, तुम्हारे साथ शादी नहीं कराऊंगी। अवधेश ने सिर झुका लिया। आप नहीं चाहेंगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा। बस इतना कहूंगा कि बिंतिया को हमेशा खुश रखूंगा। बिंतिया दूर खड़ी सब सुन रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि प्यार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। उस दिन के बाद बहुत बातें हुई। गांव वालों ने तरह तरह के ताने दिए। किसी ने कहा बिंतिया ने गलती की, तो किसी ने कहा कि लड़की के मन की बात भी समझनी चाहिए। लेकिन रामचरण पहली बार अपनी बेटी के पक्ष में मजबूती से खड़ा हुआ। उसने जानकी से कहा, बिटिया की जिंदगी हमारी मान मर्यादा से भी बढ़कर है जानकी। हम उसका भला चाहते हैं, लेकिन उसकी बात सुने बिना फैसला लेंगे तो क्या वह सच में उसका भला होगा? जानकी कुछ ना बोल सकी। उसकी आंखों के सामने तब वही नन्ही बिंतिया तैर रही थी जो कभी उसका पल्लू पकड़कर घुमा करती थी। जिस बेटी को अनुशासन सिखाने के चक्कर में शायद वह समझ ही नहीं पाई कि उसके दिल में कितनी बातें दबी पड़ी है। लड़के वालों को सब सच सच बता दिया गया और शादी टूट गई। जानकी को बहुत दुख हुआ, लेकिन समय के साथ वह समझ गई
कि सिर्फ बड़ा घर बार दिखने से ही बेटी का सुख तय नहीं होता। अवधेश ने भी अपनी बात रखी। उसने जी तोड़ मेहनत शुरू की और अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी कोशिश की। 1 साल बीत गया। बिंतिया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। एक दिन फिर रामचरण के आंगन में लोग जुटे, लेकिन इस बार कोई अनजान लड़के वाले नहीं थे। अवधेश आया था, उसकी माँ आई थी। जानकी चुपचाप बैठी थी। काफी देर बाद उसने बिंतिया की तरफ देखा और कहा, तू क्या सच में खुश रहेगी? बिंतिया ने माँ का हाथ थामकर कहा, तुम सब साथ रहोगे तो मैं हर हाल में खुश रहूंगी माँ। जानकी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह समझ गई कि औलाद को सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं ढाला जा सकता। उनका भी एक दिल होता है, उनके भी कुछ सपने होते हैं। शादी के दिन रामचरण ने बेटी का हाथ अवधेश के हाथों में सौंपते हुए कहा, मेरी बिटिया का ख्याल रखना। थोड़ी जिद्दी है, थोड़ी पगली है, पर दिल की बहुत साफ है। अवधेश मुस्कुराया, जानता हूं काका, इसलिए तो प्यार करता हूं इससे। दूर खड़ी जानकी ने अपने आंसू पोंछे। जिस बेटी को कभी वह डर दिखाकर अपने पास बांध कर रखना चाहती थी, आज उसी बेटी को मुस्कुराते हुए विदा कर रही थी। बिंतिया गाड़ी में बैठने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखी। ये घर, ये आंगन, ये माँ बापू सब उसकी जिंदगी का अटूट हिस्सा थे और वह समझ गई थी कि जिंदगी में गलतियां होती हैं, भावनाएं उमड़ती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन प्यार तभी सच्चा साबित होता है जब उसके साथ इज्जत, जिम्मेदारी और अपनों का दुलार हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें।